will now be recorded. यहाँ पर शायद थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी वॉइस में, मे बी बिकॉज किसी की शायद ऑडियो म्यूट। तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें किस प्रकार का भारत चाहिए। तो आप जहां भी बैठे हुए हैं, जिस भी स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आज आप सब लोगों से एक सबसे पहले वक्तव्य में सबसे पहली बात आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, एक आह्वान करना चाहती हूँ। चलिए आज मिलकर के एक संकल्प किया जाए कि हमें कमजोर, बीमार और मजबूर भारत का निर्माण नहीं करना। हमें मिलकर के स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान भारत का निर्माण करना है। और उस उद्देश्य के लिए हम संकल्प लें कि हम योग को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो योग मात्र, मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा कि शारीरिक विधाएं जो हम लोग देखते हैं, योग आसन पोस्चर्स नहीं है ये, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में जीने का विषय है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि या अष्टांग योग महर्षि पतंजलि जी ने प्रतिपादित किया। और हम लोग जब कई बार नए युवा की बात जब करते हैं, तो उन लोगों को आजकल क्या होता है ना कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने इतिहास का गौरव भी कहीं मिसिंग सा नजर आता है। तो उसमें भी मैं सभी लोगों की जानकारी विशेष रूप से बताना चाहती हूँ कि वेदों में योग के विषय में एक बहुत ही अच्छी चर्चा, हम लोगों को चर्चा ही नहीं, पूरा उसमें ज्ञान मिलता है वेदों के माध्यम से। वेद ऐसा श्रुति है, अपौरुषे है, परमेश्वर का ज्ञान है, जहाँ हमें योग के बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। उसके बाद बहुत सारे महर्षियों ने, ऋषियों ने इस विषय के ऊपर रिसर्च किया है, और भी कई विषयों पर रिसर्च हुए हैं। तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि भारत बहुत सारे क्षेत्रों में एक विकसित देश था, चाहे वो किसी भी प्रकार के नीति शास्त्र की बात हो, चाहे हम मनुस्मृति की बात करें, चाहे हम चाणक्य नीति की बात करें। तो हम देखते हैं कि बिजनेस के क्षेत्र में भी राजा के क्या कर्तव्य हैं, तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में भी, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत विकसित नॉलेज वहां मिलती है। तो योग भी एक ऐसे विषय है, और इसमें भी बहुत सारे ऋषियों ने बहुत तप और पुरुषार्थ करके जो साक्षात किया, जो उन्होंने खुद जाना, वही उन्होंने शास्त्रों में हमारे समक्ष रखा। महर्षि पतंजलि इसमें बहुत ही प्रामाणिक ऋषि रहे, जिन्होंने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। और उन्होंने बताया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 हम योग के होते हैं। और योग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है समाधि की प्राप्ति करवाना। तो अभी हम लोग देखते हैं नई जनरेशन में समाधि शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि ये क्या बात हो रही है। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ, समाधि का सरल सा अर्थ होता है समाधान प्राप्त करना। और यही तो हम हर किसी को चाहिए अपने जीवन में, समाधान, परेशानियों का समाधान, अपने जीवन का समाधान। हम क्या करने आए हैं, क्या उद्देश्य है। तो अंततोगत्वा हर किसी के जीवन का उद्देश्य है आत्म उन्नति करना, और आत्म उन्नति करने के लिए हमारे अंदर वह सामर्थ्य होना आवश्यक है। तो योग हमारे अंदर वह सामर्थ्य विकसित करता है। बहुत ही सीधी सी परिभाषा है कि समाधान तब मिलेगा जब हम उस समाधान को प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो परिस्थितियों से हार मान जाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो परिस्थितियों से हार नहीं मानते, क्योंकि उनके पास समाधान है। समाधान क्या है कि हम मनुष्य हैं, और हमारा कर्तव्य है कि जीवन में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, और हम अपने उद्देश्यों को पूरा करें, हम अपने कर्म को करें, और वो भी धर्म पूर्वक करें, अधर्म आचरण ना करें। और क्योंकि युवाओं को संबोधित कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक बार फिर से इस बात को वो बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर धर्म शब्द से भी कोई भी इसका कोई विपरीत अर्थ ना निकाले, क्योंकि धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय, मत या पंथ से संबंधित नहीं है, बल्कि धर्म का जो संबंध है वो है सत्य से। जो सही है वही धर्म है, और जो गलत है वो अधर्म है। तो हर किसी वस्तु का अपना धर्म होता है, जैसे कि सन्यासियों का धर्म होता है, छात्रों का धर्म होता है, शिक्षकों का धर्म होता है। ऐसे ही हम लोग देखें कि हमारा जो हर किसी के जीवन में कॉमन धर्म है कि भाई हमारा धर्म है कि हम सत्य बोलें, तो सत्य बोलना धर्म है, और सत्य बोलना धर्म है। किसी के लिए अच्छा सोचना धर्म है, और किसी के लिए अच्छा करना धर्म है, और बुरा करना अधर्म है। तो हिंसा करना अधर्म है, अहिंसा करना धर्म है। तो जो सही है, जो जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वही धर्म है, और जैसा व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते वो हम दूसरों के साथ करें तो वो अधर्म हो जाता है। तो बड़ी सी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी धर्म की। तो मैं इस बात को बोल रही थी कि हम लोगों को भी अपने जीवन में धर्म पूर्वक आचरण करते हुए अपने जीवन का समाधान प्राप्त करना है, और योग उसमें एक बहुत ही अच्छा साधन है। तो सबसे पहले तो लेकिन हमारे समस्त युवाओं को और यहाँ बैठे सभी शिक्षक गणों को, जो भी भाई बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको भी आज यहाँ पर एक संकल्प जरूर लेना है कि हमें
स्वस्थ भारत चाहिए, समृद्ध भारत चाहिए, तो सब भारत कोई जमीन मात्र टुकड़ा नहीं है, भारत मैं हूँ और मुझसे ही भारत बनता है। तो आज मैं संकल्प करूं कि मुझे अपने जीवन में संकल्प को धारण करके जीना है कि मुझे कभी बीमार नहीं पड़ना, बीमारियों के साथ समझौता नहीं करना, और चाहे वो शरीर की बीमारियां हो चाहे वो मन की बीमारी हो, समझौता किसी से नहीं चलेगा। हमारे पास ईश्वर ने कर्म करने के लिए बहुत ही अच्छा शरीर दिया है और साथ में हमें मन दिया है, बुद्धि दी है, इंद्रियां दी हैं, और इन सब के साथ हम लोगों को विवेक दिया है, मनुष्य है, बुद्धि विवेक दिया है। तो उसमें इतना कुछ प्राप्त होने के बाद ईश्वर ने जो साधन देने थे सो दे दिए। अब उन साधनों से आप क्या बनाना चाहते हैं ये आपका उद्देश्य है। तो जीवन में आप चाहे जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें, चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद जिस भी आगे फील्ड में परस्यू करना चाहें अपने करियर को, जो भी आपका उद्देश्य है, बस आप उस उद्देश्य के लिए बढ़िए, उद्देश्य आपके सामने है, हमें ही उसकी योग्यता प्राप्त करनी है। तो मैंने कहा था कि बीमार नहीं पड़ना, ना शरीर से ना मन से। तो जितनी भी ये शारीरिक बीमारियां हैं, तो शारीरिक बीमारियों के तो आज आप सब लोग जानते हैं कि ये तो एक अपने आप में कोई उदाहरणों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि योग क्या कर सकता है। अब डॉक्टर्स भी इस समय बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई मेडिकेशन नहीं है कोरोना की, तो आप लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए। इन प्राणायामों के माध्यम से, भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से अपने लंग्स को मजबूत कीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ छात्र उपस्थित हैं, तो एक छोटे से उदाहरण से मैं आपके बीच में एक बात रखना चाहती हूँ कि योग आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है। और मैं ये उदाहरण मेरे दिल के काफी करीब है, इसलिए मैं अक्सर हर जगह रखती हूँ। ये उदाहरण मैंने साक्षात देखा जब मैं चंडीगढ़ गई। वहां पर एक माता जी हैं, स्वामी प्यारी माता जी। तो स्वामी प्यारी माता जी को 2006 की बात है, जो कि आज से करीबन 14 वर्ष पुरानी बात हो गई है। 2006 में उनको स्पाइन का कैंसर हुआ था। तो बताते हैं कि उनकी गर्दन बस ऐसे टिल्ट हो गई और उठ नहीं रही थी। जा करके जब टेस्ट कराए, और वो समय रिटायर हो चुकी थी, 62 की एज की थी, 62 या 63 की एज की थी। और जब चेकअप कराया तो उनको स्पाइन का कैंसर आया। डॉक्टर ने कहा कि या तो आप इसको ऑपरेट करा लीजिए या फिर आपके पास 20-25 दिन है। तो माता जी ने डॉक्टर से कहा कि आप मुझे बताइए कि आप मेरे बाकी के सारे अंग कैसे हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि आपका कैंसर सिर्फ स्पाइन में है, आपके लंग्स, आपकी किडनी, आपका लीवर, ये सभी ठीक से काम कर रहे हैं। माता जी ने उनसे अगला प्रश्न प्रश्न पूछा कि अच्छा आप फिर ये भी बताइए कि अगर मैं ऑपरेशन कराती हूँ तो कोई गारंटी है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं, 50-50% चांसेस हैं, लेकिन अगर आप नहीं कराते तो ये गारंटी जरूर है कि आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। तो माता जी ने कहा कि मेरे पास ये जो शरीर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं ठीक बचूंगी कि नहीं बचूंगी, और ऑपरेट कराती हूँ, कीमोथेरेपी वगैरह कराती हूँ, तो उसके बाद तो ये गारंटी पक्का है कि पता नहीं अंगों के साथ क्या होगा। उन्होंने फॉर्म भरा और अपना पूरा का पूरा शरीर दान कर दिया। उसके बाद हरिद्वार के लिए अपने पति से उन्होंने कहा कि मुझे हरिद्वार जाना है। और वो हरिद्वार में बस में बैठी हुई चंडीगढ़ से जब आई तो पतंजलि योगपीठ संस्थान का गेट उनको दिखा। ये 2006 की बात है। अंदर गई, अंदर जाकर के जब उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए बताया गया कि आप जो है 15 मिनट कपालभाति कीजिए, 15 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, 15 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, ऐसे 45 मिनट्स आपको दिन में 3 बार प्राणायाम करना है और ये औषधियां लेनी। स्वामी प्यारी माता जी मुझसे करीबन 1 वर्ष पहले मिली थी जब मैं चंडीगढ़ गई थी। तो माता जी ने कहा कि मुझे ना दवाइयां लेनी नहीं थी। बोली मैंने वो दवाइयां भी नहीं ली, बस चस्का योग का ऐसा लगा कि जब ये 15-15 मिनट से लाभ अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, एक अच्छी अनुभूति होने लगी, तो 15 मिनट की बजाय सारे प्राणायाम 1-1 घंटे करने शुरू कर दिए। और मतलब उस समय उनको इतना ज्यादा अच्छा लगता था कि वो 9-9 घंटे प्राणायाम कर रही थी, और प्रतिफल ये था कि 6 महीने के अंदर स्वामी प्यारी माता जी का कैंसर ठीक हो गया। और मैं एक्चुअली सिर्फ कैंसर ठीक हो गया इतना बताने के लिए आपको ये बात नहीं बता रही हूँ। मैं लास्ट ईयर जब माता जी से मिली थी, तो माता जी ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताई थी कि खुद का कैंसर ठीक होने के बाद अब स्थिति ये थी लास्ट ईयर तक कि करीबन, लास्ट ईयर की स्थिति बता रही हूँ, अभी पिछले 1 सालों में जो और उनकी प्रोग्रेस हुई होगी वो मेरे को भी नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने करीबन 250 और लोगों का कैंसर ठीक कर दिया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये है योग का प्रतिफल, ये है योग करने का फायदा। शरीर से तो वो स्वस्थ हो ही गई, परंतु उनका मन इतना मजबूत हो गया कि उन्होंने अपने जीवन के साथ साथ, ये तो सिर्फ कैंसर पेशेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो चंडीगढ़ में पीजीआई में जाती हैं, वहां पर पेशेंट्स का उन्होंने नियम बनाया था। अब तो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, तो उन्होंने नियम बनाया था कि हफ्ते में 2 या 3 दिन वो वहां जाती थी पीजी हॉस्पिटल में, और वहां जाकर के पेशेंट्स को
उनको काउंसलिंग देती थी। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि उनकी काउंसलिंग पा करके और भी बहुत सारे रोगी ठीक हो गए। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि मन कितना मजबूत हो जाता है व्यक्ति का, जिसके लिए डॉक्टर ने ये कह दिया था कि वो नहीं बचेंगे। तो यहाँ युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमारा जीवन सिर्फ इतना नहीं है कि हम ये सोचें कि हम आज कौन सी सीरीज देखने वाले हैं, या आज कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है, या सॉन्ग्स एंड इतने तक हमारा जीवन सीमित नहीं है। हमारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है, और उस बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें उतना सामर्थ्य भी अर्जित करना होगा, और योग हमें वह सामर्थ्य प्रदान करता है। फिर उसके बाद शरीर की बात आ गई, मन की बात आ गई। इसके साथ मैं आपको एक और विशेष बात ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इतने सारे देश इसमें मना रहे हैं, तो यहाँ हम लोगों को एक और चीज देखने को मिलती है कि जाति मत पंथ संप्रदाय से उठ करके योग का आचरण किया जा रहा है। क्योंकि जब बीमारी किसी पे हमला करती है तो वो उससे किसी की जाति मत पंथ संप्रदाय नहीं पूछती है। वैसे योग भी जब लाभ करता है तो सबको लाभ करता है। तो जिसको भी जिसको भी आवश्यकता है, और आवश्यकता तो हर किसी को है, क्योंकि हम हैं तो मनुष्य शरीर के अंदर ना। जब हम मनुष्य शरीर के अंदर हैं, हमारी आवश्यकताएं एक सी हैं, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको वायु चाहिए, सबके इंटरनल ऑर्गन्स एक तरह से काम करते हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए होती है, सबका हार्ट एक तरीके से काम कर रहा है, और सबको जो है सबकी किडनी एक तरह से काम कर रही है। ये कोई जाति मत पंथ संप्रदाय की वजह से परिवर्तित नहीं होती। तो योग तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। शारीरिक व्यायाम से आप बाह्य रूप से अपनी मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, बट इंटरनल ऑर्गन्स तो आपके प्राणायाम से ही मजबूत होते हैं, योग से ही मजबूत होते हैं, योग के संपूर्ण पैकेज से। तो जितने भी भाई बहन मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि इसको बहुत ही प्रामाणिकता इसकी जान करके हम इसे आगे लेकर के बढ़े, और इसके पीछे के जो साइंटिफिक फैक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका भी मैं यहाँ पर आपके बीच में थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को साइंटिफिकली नहीं समझ लेते तो पता नहीं चलता है कि कितनी लाभकारी है। अब जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल, भस्त्रिका प्राणायाम हो या कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन सभी प्राणायामों में अगर आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाता है। गहरा लंबा श्वास लिया, भस्त्रिका में छोड़ा। नॉर्मली जहां ब्रीदिंग में हम 400 500 से ml से लेकर के 1000 ml तक ऑक्सीजन लेते हैं, तो यहाँ पर जब आप अभ्यास करने लगते हैं तो 5000 ml से लेकर के 10,000 ml तक ऑक्सीजन लेने लगते हैं। अब आप अपने शरीर के अंदर जरा थोड़ा सा महसूस कीजिए कि क्या होता है। आपके शरीर के अंदर ये होता है कि आपका शरीर चलता है ऊर्जा से। और ऊर्जा किस तरीके से मिलती है? ऊर्जा मिलती है उस भोजन से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। परंतु मात्र भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती। उस भोजन को पचाने के लिए, उस भोजन के माध्यम, भोजन से जो पच करके रस निकला है वो जब सेल्स तक पहुंचेगा, कोशिकाओं तक पहुंचेगा, तो वो अकेले एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता। सेल को एनर्जी जनरेट करने के लिए जो ग्लूकोज तैयार हुआ बॉडी के अंदर, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो आपके जो डिजेनरेटेड सेल्स है वो रीजनरेट हो जाते हैं। सेल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो इंटीग्रेट होकर के कंप्लीट बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी। एक एक टिश्यू सेल तक जब वो ऑक्सीजन का अच्छा अमाउंट पहुंचता है तो पूरा टिश्यू सेल मिलकर के, जितना भी वो टिश्यूज मिलकर के जो एक ऑर्गन बनाते हैं, वो पूरा ऑर्गन ही स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे इसका एक बहुत ही साइंटिफिक इसमें लॉजिक रहता है। तो दूसरी बात ये कि अगर हम ऑक्सीजन का इंटेक कम करेंगे और भोजन हमारा उतना ही चल रहा है तो क्या होगा? तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अगर बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा तो फैट के फॉर्मेट में जाकर के स्टोर होगा। इसी को मोटापा भी कहते हैं। तो क्या 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 करेंगे? और तो क्या कर सकते हैं इसमें? सीधी सी बात है, आप प्राणायाम कीजिए। आप देखो, हम कपालभाति प्राणायाम की बात करते हैं। ये कपालभाति प्राणायाम से हम बताते हैं कि एक महीने में लोगों का 2-2 किलो तक वजन कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाती है। जो फैट के फॉर्मेट में स्टोर था, अब बॉडी एनर्जी ज्यादा जनरेट करने लगी तो वो फैट को भी कंज्यूम करना शुरू कर देती है। जो फैट था वो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के सेल्स तक पहुंचता है, और फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आप या तो एनर्जी रख लीजिए या मैटर रख लीजिए। फैट मैटर है, एनर्जी आपको जो चाहिए वो यूटिलाइज करने के लिए आप हर काम में तो चाहिए ना। आपके बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोसेस करने में भी एनर्जी चाहिए, भोजन पचाने के लिए एनर्जी चाहिए, सोचने के लिए तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। हमारा जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी का करीबन 20 से 30% तक एनर्जी यूटिलाइज कर लेता है। और जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन वगैरह लेते हैं उनके तो और भी ज्यादा यूटिलाइज होता है, क्योंकि उस समय माइंड प्रोसेसिंग कर रहा है, बिना बात की चीजें सोच रहा है, और इस वजह से उसको ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं रही, लेकिन उसको जो है हम एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ रही है।
तो इसने थक जाता है, इंसान के सिर में दर्द हो जाता है। ऐसी अनंत बहुत ही सारी चीजों में पूरा लॉजिकली हम इनको देखते हैं कि फिट होते हुए चलता है। तो योग प्राणायाम के माध्यम से आप अपने शरीर को स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ बीच में युवा बैठे हुए हैं, तो आ, मैं आप सब लोगों से एक और विशेष बात इस संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि ये तो मैंने योग के बारे में काफी कुछ कहा, क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को पूरा यूटिलाइज करना चाहती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं तो इसका भी एक साधन है। जो भी अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं, जो स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा अपने जीवन में एक चीज फेस की होगी कि हम कहना नहीं चाहते थे, हमारे मुंह से निकल गया। हम करना नहीं चाहते थे, हमसे हो गया। ये इसलिए हो जाता है जब हम कमजोर होते हैं। तो जो नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं होना चाहिए, सही बात पता है तो भी उस बात को नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधा सी बात तभी यही होती है कि मन कमजोर है। तो मन को कैसे मजबूत किया जाए? तो मन को मजबूत करने के लिए हैं तो ये बहुत ही पुराने तरीके, परंतु कारगर भी यही है। तो कारगर तरीके अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं दो तीन बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। जैसे पहली बात, कि अब जैसे आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आप लोगों से हाथ उठवा करके पूछ रही थी कितने लोग सच बोलते हैं, कितने लोग झूठ बोलते हैं। तो खैर, आप लोग अपना अवलोकन खुद ही कर लीजिएगा। मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि जितनी बार भी हम झूठ बोलते हैं, हम अपने मन को कमजोर कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति मजबूत होता है वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता। और जितना ज्यादा हम झूठ का सहारा लेते जाते हैं, उतना ज्यादा हम मन से कमजोर होते जाते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सब लोगों से एक पहला निवेदन ये है कि अगर आप मन को मजबूत करना चाहते हैं तो मन को मजबूत करने के लिए आपको झूठ का सहारा लेना बंद करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि अगर मैंने सच बोला तो मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या हानि हो जाएगी, और सच देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोई हानि नहीं होगी। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सच बोलने का साहस आप जुटा लीजिए, और सच बोलने के बाद उत्पन्न होने वाले परिणामों को सहने का सामर्थ्य प्रभु आपको स्वयं दे देंगे, क्योंकि आप प्रभु के कार्य में संलग्न थे। तो एक मेरा निवेदन है कि हम इस चीज को अपने डे टू डे रूटीन में लेकर के आए, कि कोशिश करें कि हम लोग झूठ का सहारा कम से कम लें। दूसरा, अगर आप मन को मजबूत करना चाहते हैं तो मैं आपसे बहुत ही एक स्ट्रांग बात ये कहना चाहती हूँ, बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से, कि हमारा ये जो जीवन है, ये हमारे माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है। ये तो हमें सबको पता ही है। लेकिन हम लोग जानते हुए भी कई बार एक चीज अनदेखी कर रहे होते हैं, कि अगर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम हमें कोई करता है तो वो हमारे माता पिता करते हैं। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास अगर कोई करता है तो वो भी हमारे माता पिता ही होते हैं, जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अक्सर हमारे पास जीवन में ऐसे मौके आएंगे, उन मौकों में ही हमें अपने आप को संभालना होगा। आगे मैं आप लोगों से बस ये निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग इस बात को मानेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास माता पिता करते हैं। तो निवेदन मैं ये करना चाहती हूँ कि फिर क्यों ना हम एक संकल्प लें कि हम कभी भी अपने माता पिता को धोखा नहीं देंगे। देखिए, कहने में बहुत सरल सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा इसका प्रभाव है, कि जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता है, अगर हम उसी को धोखा दे रहे हैं तो फिर हमें किसी और को धोखा देने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। तो तुम दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज हो गए। तो धोखा अगर खत्म करना है तो सबसे पहले अपने माता पिता को देना बंद करना होगा। मैं आप सब लोगों के बीच में ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत की थी अपनी इस बात से, कि अगर आप अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं तो ये बहुत रूढ़िवादी तरीके समझ लीजिए, पर इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए जो करना चाहिए उसको करने के लिए सदा तत्पर रहना होगा, और जो नहीं करना चाहिए उससे दूर रहने के लिए भी सदा तत्पर रहना होगा। तो एक तो मैंने ये कुछ दो तीन बातें आपसे कही, और एक बहुत ही पावन अवसर है हम लोगों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ, हमने से एक संकल्प से शुरुआत की थी कि जितना बीमार पड़ने थे सो बहुत बीमार पड़ चुके हैं, अब आगे से बीमार नहीं पड़ना, रोगी नहीं होना, दुखी नहीं होना, और किसी के जीवन में भी दुख का कारण ना बने, ऐसा प्रयास करना है। तो अपने जीवन को उस योग्य बनाना है। योग आपको सामर्थ्य प्रदान करता है, सामर्थ्य चाहिए, शारीरिक सामर्थ्य भी और मानसिक सामर्थ्य भी। तो जो मैंने आप लोगों को मन मजबूत करने के दो चार तरीके बताए, दरअसल ये तरीके भी दरअसल योग का ही भाग है। अष्टांग योग में यम नियम के अंतर्गत इन्हें डिस्क्राइब भी किया जाता है। मैंने बहुत सरल शब्दावली का प्रयोग करते हुए आपके बीच में अपनी बात रखी है। और अंत में मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ, कि जितना ज्यादा हो सके हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए भी आगे बढ़ें। और
क्योंकि मतलब हमारा जो ये जीवन है, इस जीवन में छोटे छोटे काम ही जब लगातार निरंतरता से किए जाते हैं तो वही हमारे जीवन को बड़ा बनाते हैं। मुझे अक्सर एक उदाहरण याद आता है। उदाहरण एक भाई का है जिनको बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, और ये भाई चेन्नई के हैं। 2005 में जब चेन्नई में फ्लड्स आए थे, सुनामी आई थी, तो इन भाई ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। और बाहर बैठ के सुनामी के 3 या 4 दिन के बाद की बात है, ये कुर्सी पर बैठे हुए आसमान की तरफ निहार रहे थे, इन्हें उड़ते हुए कुछ पक्षी दिखाई दिए। तो इनको अनुभूत हुआ कि मात्र भूख सिर्फ मेरी नहीं है, भूख तो इनकी भी है। अकाल सिर्फ मेरे लिए नहीं पड़ गया है, यहाँ पर जो साधन थे सिर्फ मेरे खत्म नहीं हुए, इनके भी तो खत्म हुए, और परिवार सिर्फ मेरा नहीं गया, इनका भी तो गया है। तो उसको याद आया, वो अपने घर के अंदर गया भाई, और उसने कुछ चावल पके हुए रखे थे, वो ला करके रख दिए, और वो पक्षी आए और आकर के खा गए, और खा करके चले गए। ये एक बहुत ही छोटा सा एक काइंड एक्ट था। लेकिन आगे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस बात को करीबन 15 वर्ष हो चुके हैं, और वो भाई जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, वो आज भी उस काम को लगातार कर रहे हैं। प्रतिफल ये है कि करीबन 6 लाख पक्षियों को वो सुबह और शाम करीबन 75 किलो चावल डेली पका करके खिला रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है, कोई कहे कि एक ऑटो ड्राइवर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, तो बस निष्ठा है, करने के लिए जो चाहिए लगन। वो जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर का कार्य जब होता है तो ईश्वर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, परंतु एक बहुत बड़ी सीख देती है कि जब वो भाई ऐसा कर सकता है, तो हम भी तो इसी प्रकृति के वासी हैं, और इसमें हम लोगों का मात्र हमारा अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो संपूर्ण प्रकृति का है, तो उसमें भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम लोग कोशिश करें, चीजों को वेस्ट ना करें। अगर कुछ हमारे पास खाने का बचा है तो निश्चित रूप से या तो वो पक्षियों को जाना चाहिए, या वो हमारे आसपास घूमते हुए पशुओं को जाना चाहिए। कोशिश करें कम से कम ऐसे काम हो पाए हमसे कि हम लोग पशुओं को कम हानि करें। क्योंकि एक और मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहती हूँ, बहुत ही मार्मिक उदाहरण है, मैं जल्दी से इस बात को रखती हूँ। मेरा गुजरात में जाना हुआ था, एक गौशाला में मैं गई। वहाँ 4 मित्र मिलकर के उस गौशाला को चलाते हैं, और उस गौशाला में गायों को लाते हैं जिनको चोट लग जाती है, और फिर उनको ठीक करते हैं, और उनको या जो बीमार हो जाती हैं, सड़क पर घूमने वाली गाय, उनको ठीक करते हैं। तो उन लोगों ने ये काम कुछ वर्षों से, करीबन 10 वर्षों से करना शुरू किया था। तो वहाँ एक भाई ने मुझे एक विशेष बात बताई। 4-5 गायें खड़ी हुई थी, और दिखाया कि देखिए दीदी, इनके पेट पे बहुत बड़े चीरे लगे हुए थे, ऑपरेशन हुआ था उनका। उन्होंने कहा कि दीदी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोगों ने इनका ऑपरेशन किया, तो इनके पेट से करीबन 35-35 किलो कचरा निकला। 30-35 किलो कचरे में हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि पॉलिथीन निकली होगी। परंतु उस दिन मेरी आंखें तब खुली रह गई जब उन्होंने बताया कि मात्र पॉलिथीन नहीं, उनके पेट से निकले थे बोतलों के ढक्कन, कांच, रेजर। अब आप सोच करके देखिएगा कि उस भूख के आगे कितना तड़पा होगा वो प्राणी, कि जब उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वो रेजर खा गया। रेजर हवा में नहीं आए थे, वो बारिश में नहीं बरसे थे, वो प्रकृति में किसी पेड़ पर नहीं उपजते, वो हमारी देन है। हमने क्या दिया है प्रकृति को, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम अगर सिर्फ लेने का काम कर रहे हैं तो ये अत्यंतता में एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही बड़ा पाप हो जाए। तो ये सिर्फ लेने का काम नहीं करना है, हमें देने का काम भी करना है। तो मैंने एक उदाहरण से बताने की कोशिश की है, मात्र गाय की बात नहीं है, हर जगह हमें देखने को मिल रहा है। तो उसको हम लोगों को अपने हाथ में जिम्मेदारी लेनी है। ये मत सोचिए कि मैं कितना कर पाऊंगा, बस ये सोचिए जितना मुझसे होता है उतना तो मुझे करना ही है। अगर मेरे से एक ही रोटी देने को बनती है तो मैं एक ही रोटी दूं, परंतु दूं जरूर। फिर शायद ईश्वर हमें सामर्थ्य दे दे कि किसी दिन हम 10 भी दे पाए, क्योंकि एक का सामर्थ्य भी प्रभु का ही दिया हुआ है। तो इसी के साथ मैं प्रकृति के रूप में इस मामले में भी कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने की जरूर कोशिशें करें। अब काफी समय मैंने आप लोगों का ले लिया, और काफी आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा सुन करके। और हम लोग इस संकल्प को निश्चित रूप से अपना ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को बीमार नहीं पड़ना, कमजोर नहीं होना, हमें एक स्वस्थ समृद्ध भारत बनाना है। परिस्थितियों के आगे कभी भी घुटने टेकने वाला हम लोगों को नहीं बनना। चाहे वो किसी भी प्रकार की स्ट्रेस की, डिप्रेशन की सिचुएशन क्यों ना आकर के खड़ी हो जाए, आपके अंदर अनंत सामर्थ्य है। आप उस सामर्थ्य का प्रयोग कीजिए, और बाकी सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। तो आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, और साथ में आरएससी कॉलेज के माध्यम से आदरणीय बहन प्रीति जी, जिनके माध्यम से यहाँ पर ये कार्यक्रम हो पा रहा है, साथ में बहन सीमा जौहरी जी, जिन्होंने मुझसे इसमें संपर्क किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं कहीं
कहीं भी किसी भी रूप में काम आ सकूं, तो मेरा बहुत सौभाग्य होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। और साथ में योग के जो आपको और ज्यादा जानकारियां लेनी है, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो मैं इवन क्लासेस वगैरह भी ले रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाने का काम भी कर रहे हैं। तो अगर आप उस रूप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप सब लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप मेरे को मेल ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं एक काम करती हूँ, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देती हूँ। और साथ में आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आचार्य जी महाराज के पेज को अवश्य लाइक कीजिएगा। वहां से आपको योग की एवं आयुर्वेद की बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी, जो कि हमें दादी नानी के नुस्खों के रूप में पहले प्राप्त होती थी, परंतु अब दादी नानी भी कम जानती हैं, तो हमें भी कम मिल रहा है। और आगे आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा, इस बात पर निर्भर करता है अभी कितना जागरूक हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी आईडी भी ड्रॉप कर रही हूँ। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहें या आगे किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न हो, तो आप सभी लोग, चाहे वो छात्र हैं चाहे शिक्षक गण हैं, आप सब लोग मुझसे इस ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना, सबको सादर आभार, नमो, प्रणाम, ओम। ओम। धन्यवाद साध्वी देवादिति जी। आपने बहुत विस्तार से और बहुत सरल शब्दों में प्राणायाम और योग का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कैसा सद्प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हमारी छात्राओं को बताया। और इसके साथ ही हम लोग किस तरह से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और यह स्थिति हमें कहाँ ले जा रही है, इसके विषय में भी आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया। और साथ ही ये बताया कि हम किस तरह से प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, किस तरह से जीव जंतुओं को आश्रय दे सकते हैं, कैसे उनको कुछ किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, जो कि बेसिकली उनकी नहीं, वो हमारी ही है। हम समझते हैं कि उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो हमारी अपनी ही सहायता है, अगर हम प्रकृति की सहायता करते हैं। और हमारी जो भी युवा छात्राएं हैं और साथ ही ऑडियंस, सभी, मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि योग को अपनाकर अपने जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने में सफल होंगे। और यहाँ पर मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं और मेरा परिवार लगभग पिछले 13-14 साल से पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हैं। हम लोग लाइफ मेंबर्स और पैटर्न मेंबर्स हैं, और योग के लाभ को भी हम लोग खुद अनुभव करते रहे हैं। साथ ही मैं ये भी ऐड करूंगी कि आज भी सुबह की शुरुआत, जैसा आपने कहा, हमने अपने इस आरसीए महाविद्यालय परिवार के साथ में एक वेब प्लेटफॉर्म पर ही योगासन के साथ ही की थी।
हेलो हेलो। हाँ, हेलो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मैडम। मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मैडम। क्यों? हेलो। डॉक्टर साहब, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। हाँ मैडम, बताएं। वक्तव्य शुरू करें? हाँ मैडम, आवाज आ रही है मेरी आपको? सर आपकी आवाज आ रही है, आप अपना वक्तव्य शुरू करिए डॉक्टर जोशी जी। हाँ, नमस्कार आप सभी को। आपकी आवाज आ रही है सर, क्लियर आप बोलिए। नमस्कार आप सभी को। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं योग दिवस की, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं मैडम, प्रीति मैडम को और आप सभी लोगों को कि आप इतना अच्छा सेशन आयोजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि हमारे आहार में गलतियां होती हैं और उसकी वजह से हम जब योग करते हैं तो हमको तो यथोचित लाभ नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है, अपने आहार को सही तरीके से लेना है। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि हमारा आहार कैसा है। तो हमें आहार में सबसे सर आपका माइक म्यूट है, जरा माइक ऑन करिए सर। आवाज आ रही है सर? हाँ सर आ रही है। हाँ। तो बात हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें शुरुआत कैसे करनी है। हमें शुरुआत करनी है, सुबह उठकर 1 गिलास पानी बिना कुल्ला किए पीना है। तो उससे क्या होगा कि आपको रात भर की जो लार है वो आपको पानी के माध्यम से मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम आमतौर पर चाय पीते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाय के स्थान पर गुड़, अदरक और नींबू इसका काढ़ा पी सकते हैं, या रात को आप सूखे आंवले गला दीजिए, आप उसका पानी पी सकते हैं। आप नींबू और शहद पानी पी सकते हैं। अब आपको प्रश्न पैदा होगा कि हम किस प्रकार से गुड़, अदरक, नींबू का काढ़ा पिए। आप 1 गिलास पानी को उबालिए, उसमें चने की दाल के बराबर अदरक को उबालिए और थोड़ा सा गुड़ डालकर उसको अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको आप छान करके पी लीजिए। यदि आप इस प्रकार का पेय पदार्थ पीते हैं तो आप कफ, कोल्ड और कब्ज से मुक्त हो जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि चाय का बहुत सेवन करते हैं और चाय क्या करती है, हमको एसिडिटी का शिकार बना देती है। इसके साथ ही एक बात बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर युवा बालिकाओं को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि वे नियमित तौर पर रोज आंवला पानी हुआ, नींबू शहद पानी हुआ, गुड़ अदरक नींबू का काढ़ा हुआ, यदि इसका सेवन करते हैं तो निश्चित मानिए उन्हें कभी भी पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कब्ज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अब इसके बाद नंबर आता है किसका? भोजन का। हम भोजन करते हैं तो प्रायः देखा गया है कई बालिकाएं या बच्चे या कई बुजुर्ग लोग भी भोजन को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ। यदि आप अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त होना चाहते हैं
अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आप एक नियम बना लीजिए। क्या नियम बनाना है? भोजन के प्रत्येक कोर को 32 बार चबाएं। जब आप भोजन के प्रत्येक कोर को 32 बार चबाते हैं तो आपके भोजन का पाचन मुंह में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन आपके मुंह में हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? जब आप भोजन को अच्छी तरीके से चबा चबा कर करते हैं तो क्या होता है? आपको कम मात्रा में भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इससे आपका वजन भी कम हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप भोजन करें, भोजन को भरपूर चबा चबा कर करें। यदि आपको लग रहा है कि आपको जल्दबाजी है, काम की व्यस्तता है, तो आप भोजन मत करिए। जब भी भोजन करें, अच्छे से चबा कर करें। कई बार ये देखा गया, कई लोग क्या करते हैं कि भोजन करने के बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं, या भोजन करने के पहले बहुत सारा पानी पी लेते हैं। तो यदि आप भोजन करने के पहले या भोजन के बाद अत्यधिक मात्रा में पानी पीते हैं तो आप कफ, कोल्ड और गैस के शिकार हो जाते हैं। तो अब मन में प्रश्न पैदा होता है कि पानी कब पिए? तो आपको पानी भोजन करने के 1 घंटे बाद पीना है, भोजन करने के 1 घंटा पहले पीना है, और भोजन के साथ आप आधा गिलास पानी पी सकते हैं। ये बात दिखने में बड़ी छोटी दिखती है, पर जब हम इसका पालन करते हैं तो आप गैस, कफ और कोल्ड से मुक्त हो जाते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि भोजन, जब मन में प्रश्न पैदा हो कि भोजन करें या नहीं करें, तब क्या करेंगे आप? भोजन का सेवन मत करिए। मतलब क्या हुआ? आपको प्राकृतिक भूख नहीं लग रही है। जब आपको प्राकृतिक भूख लगे तब आप भोजन करें। कई बार देखा गया है कि भोजन तो आपने कर लिया, पर बच्चे लोग क्या करते हैं कि पानी की बहुत कम मात्रा का सेवन करते हैं। आप देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है। यदि आप कम पानी पिएंगे तो क्या होगा? आपको अनेक समस्याएं हो जाएंगी। तो आप एक नियम बना लीजिए कि दिन में आपको 8 से लेके 10 ग्लास पानी का सेवन करना है। यदि आप 8 से लेके 10 ग्लास पानी का सेवन करते हैं तो आप अनेक रोगों से सुरक्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक चमत्कारिक पानी के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कफ कोल्ड की समस्या हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना है? अपने को गुनगुना पानी पीना है। जिनकी कफ की प्रकृति है, जिनको ठंड ज्यादा लगती है, उनको कौन सा पानी पीना है? गुनगुना पानी पीना है। और यदि वे चाहे तो इस पानी के अंदर थोड़ी सी सोंठ को उबाल लें और इस पानी को पिएंगे तो कफ कोल्ड से सुरक्षित हो जाएंगे। पर जिनकी प्रकृति गर्म है, जिनको अत्यधिक गर्मी लगती है, उनको अदरक का और गर्म पानी नहीं पीना है। अब पानी पीने के बारे में अपन बात करते हैं। पानी को बहुत आराम से और धीरे धीरे पीना है। कई बार क्या होता है, हम पानी का लोटा लेते हैं और बहुत तेज गति से पानी को पी जाते हैं। तो जब आप ज्यादा तेज गति से पानी पिएंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। तो हमको क्या करना है? पानी को सिप कर कर और धीरे धीरे पीना है। जब आप पानी को धीरे धीरे पिएंगे तो क्या होगा? उस पानी में पर्याप्त लार मिलेगी। अब नंबर आ जाता है शाम का। हम शाम को क्या करें? शाम को हमको हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, कई घरों में शाम को भी दाल बनती है। अब मुझे आप बताइए, शाम को आपकी पाचन अग्नि का स्तर क्या होता है? कमजोर स्तर का होता है। पाचन हमारा सूर्यास्त के बाद कमजोर हो जाता है। तो हमको क्या नियम बनाना है कि रात को दाल का सेवन हम नहीं करेंगे। हम शाम को क्या करेंगे? सब्जी रोटी खाएंगे। सब्जी रोटी खाइए आप, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से पच जाएगी। तो जब आप शाम को सब्जी रोटी खाते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके भोजन का पाचन हो जाता है और आप कब्ज के शिकार नहीं होते। इसके साथ एक बात का ध्यान रखें, प्रायः देखा गया है कि बच्चों को भिंडी की सब्जी और आलू की सब्जी बहुत पसंद है। उन्हें गिलकी, उन्हें लौकी, गिलकी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो यदि आप, हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो? हाँ, आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ जी। हाँ तो सर, आ इसमें रही बड़े, आवाज आवाज आ- तो क्या होता है, अक्सर बच्चों को आदत रहती है कि उन्हें आलू या भिंडी की सब्जी पसंद आती है। वे गिलकी, लौकी इन सब चीजों का सेवन नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है बच्चों से कि आप पर्याप्त सब्जी खाइए। क्या होता है, देखिए आप, लौकी का आकार आपके इंटेस्टाइन के समान होता है ना? जितनी भी फलियां होती है उनका आकार आपकी किडनी के समान होता है। तो यदि हम पर्याप्त मात्रा में सब्जियों का सेवन करते हैं तो क्या होता है, आप कभी भी कब्ज के शिकार नहीं होते हैं, आप कभी भी एसिडिटी के शिकार नहीं होते हैं। हम क्या देखते हैं, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, आपने देखा होगा, गाय को देख लो आप, घोड़े को देख लो, हाथी को देख लो, जब वो फ्रेश होते हैं तो उनके स्टूल से बदबू कभी नहीं आती है। वही हम दूसरे जानवरों को देखें जो नॉनवेज खाते हैं, उनके मल में से बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप पर्याप्त मौसमी सब्जियां और
फलों का सेवन करें। आपसे का आग्रह और है, क्या होता है, जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं हम, जब हम थक जाते हैं हम तो विश्राम करते हैं। तो उसी प्रकार से जब हमारी पाचन प्रणाली थक जाती है तो वो कब्ज का शिकार हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, सप्ताह में एक दिन नियम बना लें कि एक समय हम खाना नहीं खाएंगे, एक समय हम फल खाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी पाचन प्रणाली को विश्राम मिल जाएगा। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि एक समय आप क्या करेंगे कि एक समय में खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगी, एक समय में सिर्फ पानी पर रहूंगी। आपको जान के आश्चर्य होगा, उपवास कहाँ की परंपरा है, उपवास हमारे देश की परंपरा है। पर नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है उपवास पे, मालूम है आपको, जापान के साइंटिस्ट को। तो जापान के साइंटिस्ट को काहे के लिए पुरस्कार मिला, उन्होंने बताया कि जब हम उपवास करते हैं तो हम कैंसर रोग से मुक्त हो जाते हैं। बताइए, पद्धति हमारे देश की और पुरस्कार मिल रहा है जापान वालों को। तो इसी वजह कंसेप्ट क्या है, जब हम उपवास करते हैं तो हमारी पेट के अंदर जो गंदगी पड़ी होती है, वो पेट के अंदर जो मित्र कीटाणु होते हैं वो उस गंदगी को नष्ट करते हैं और पाचन प्रणाली को साफ करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि बारिश के मौसम में एक नियम बना लें कि हम सप्ताह में एक दिन उपवास करेंगे। तो उपवास में क्या करेंगे आप, नींबू पानी पी सकते हैं, आंवला पानी पी सकते हैं, या गीला नारियल या किशमिश खा सकते हैं। आप खुद करके देखिए, जब आप उपवास करते हैं और आपका पेट साफ होता है तो आपका सिस्टम अच्छे से काम करता है। ये बात होगी आहार की। तो हमको क्या करना है, अपने आहार में पर्याप्त फल, सब्जी, सलाद, सूप और पानी को शामिल करना है। इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जीवनचर्या में व्यायाम को भी शामिल करना चाहिए। हम व्यायाम को भी शामिल कर सकते हैं। और स्नान तो करते ही, तो क्या करेंगे, स्नान करने के बाद पतले टॉवल से शरीर को 5 मिनट रगड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। इसके साथ ही कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पैदल चलें। सुबह यदि आप स्कूल जाते हैं तो आप शाम को पैदल चलिए। तो पैदल चलने से क्या फायदा होता है, जो बालिकाएं जिनको मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, यदि वे पैदल चलती हैं तो उनको मेंसेस की प्रॉब्लम में आराम पड़ता है। आप देखिए, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी बालिकाओं को तकलीफ नहीं होती, तो हमारी बालिकाएं काम नहीं करती हैं, व्यायाम नहीं करती हैं, उनके मेंसेस में बहुत दर्द होता है। क्या होता है, जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा जो गर्भाशय है वो भी मूवमेंट में आता है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो आपको इसके बाद कई बार देखा गया है कि बालिकाओं को मेंसेस होता है बहुत कम होता है। तो जिन बालिकाओं को मेंसेस कम होता है वे पर्याप्त पानी का सेवन करें, इसके साथ ही पपीते का सेवन करें। सेवन करेंगे तो उनके जो मेंसेस है वो रेगुलर होंगे, पर्याप्त मात्रा में होंगे। एक बात ध्यान रखते चले, यदि पर्याप्त मात्रा में मेंसेस में ब्लीडिंग नहीं होता है तो बालिका के शरीर में विकार पैदा हो जाते हैं, अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। तो जिन बालिकाओं को समस्या है, मेंसेस कम होते हैं, ब्लीडिंग कम होता है, तो ये पपीते का सेवन करें। इसके साथ ही बालिकाओं में देखा गया है कि उनमें खून की कमी होती है, तो उनको क्या करना है, उनको अनार का सेवन करना है, गाजर का सेवन करना है, टमाटर का सेवन करना है। घर में जो सब्जी और भाजी बनाते हैं उसको लोहे की कढ़ाई में बनाए ताकि उनको भरपूर आयरन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यदि हम सकारात्मक आहार का सेवन करते हैं जिसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, इसके साथ ही बालिकाओं में कैल्शियम की कमी आती है। तो कैल्शियम की कमी के लिए क्या कर सकते हैं आप, ड्रम स्टिक, सहजन की जो फली आती है उसका सेवन वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उनको भरपूर कैल्शियम मिलेगा। वे दूध दही का सेवन कर सकती हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि आप कफ और कोल्ड के शिकार होते हैं तो आपको दूध का सेवन नहीं करना है। क्यों, कि जब आप कफ और कोल्ड के शिकार हैं, आप दूध का सेवन करते हैं तो वह जो दूध है आपको कफ बनाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, हमको हल्दी का गर्म पानी के साथ सेवन करना है। तो एक बात ध्यान रखें, जब भी लगता है कि कफ हो रहा है शरीर में, आप दूध का सेवन करना तुरंत बंद कर दें, क्योंकि दूध सीधा कफ बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको कफ नहीं है, जब आप कफ कोल्ड के शिकार नहीं है, आप दूध आराम से पी लीजिए। इसके बाद एक बात और कहना चाहूंगा, आजकल कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा है, पूरा विश्व उससे डरा हुआ है। तो हमको कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। रेगुलर हम एक्सरसाइज करें, अपने खान पान को सही रखें, मेडिटेशन करें। इसके लिए हमने एक चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका नाम है लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट 125, लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट 125। उसमें हमने 65 वीडियो बनाए हैं और उस वीडियो के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि आम आदमी अपने जीवन को स्वस्थ बनाए, उसे डॉक्टर जगदीश जोशी की आवश्यकता ना पड़े, वो अपना इलाज खुद करे। क्यों,
हम क्या देखते हैं इस प्रकृति में, जानवर अपना इलाज खुद कर लेता है। आपने कई बार देखा होगा कुत्ते को घास खाते हुए देखा होगा आपने, हाथी को तो नहीं, शेर को देखा होगा आपने कि वो जो है घास खाता है। घास क्यों खाता है? वो घास खाकर उल्टी कर देता है ताकि उसका अनपचा भोजन निकल जाए। तो प्रकृति ने हमको क्या दिया है, हमारी परंपराओं ने क्या दिया है, हम उपवास करें। तो उपवास करेंगे तो क्या होगा, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हम थक जाते हैं तो काम कर पाते हैं क्या? जब आप थक जाते हैं तो काम नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से जब आपकी आंतें थक जाती हैं तो वो काम नहीं करती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि सप्ताह में एक दिन, एक समय का या 2 समय का आप उपवास करें, तो निश्चित मानिए आपका स्वास्थ्य उन्नत होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जापान के साइंटिस्ट को सिर्फ उपवास की पद्धति पर नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, और हम भारतीय लोग क्या करते हैं, उपवास में साबूदाने की खिचड़ी, अलग अलग प्रकार का हलवा, मिष्ठान खाते हैं और अपने शरीर को बिगाड़ते हैं। एक नियम बना लीजिए, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि 7 दिन में 1 दिन छुट्टी होती है, अवकाश होता है, तो उसी प्रकार से पेट को भी अवकाश दीजिए और इस प्रकार का आहार का सेवन करें ताकि हम और हमारा परिवार स्वस्थ हो। इसके साथ एक आदत और बना लें, जैसा कि आपको दीदी ने पहले बताया था, क्या बताया था कि भरपूर प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम करने से क्या होता है, आपके शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। उस प्राणायाम के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस प्राणायाम के बाद आप ध्यान कर सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन में ध्यान को स्थान दिया है तो निश्चित मानिए कभी भी आपको तनाव नहीं होगा। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में बालिकाएं तनाव में आ जाती हैं, जो पढ़ाई याद होती है उसको भी भूल जाती हैं। तो हमको क्या करना है, रेगुलरली ध्यान करना है। नियमित तौर पर यदि आप कर सकते हैं तो त्राटक क्रिया भी कर सकते हैं। हम हमारे YouTube में आने वाले समय में त्राटक क्रिया को भी डाल देंगे, तो आप त्राटक क्रिया करके अपनी मेमोरी को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। हमारे हाथ में है कि हम अपनी मेमोरी को कैसे स्ट्रांग बनाएं। यदि आप सकारात्मक जीवन जीते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं, जैसा दीदी ने आपसे क्या कहा कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, यदि हम सच्चा बोलते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है, और जब आपकी मानसिक शक्ति मजबूत है तो आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। और यदि आप अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप शंखपुष्पी, सारस्वतारिष्ट या आयुर्वेदिक दवाइयां आती हैं, इनका आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप नियमित तौर पर व्यायाम करते हैं तो आपके ब्रेन को भी भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, और जब आप व्यायाम करते हैं, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका ब्रेन भी स्वस्थ होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो आपसे क्या आग्रह है कि आप पर्याप्त मात्रा में फल का सेवन करें, सब्जियों का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और ध्यान करें। तो अपने जीवन को आपको सकारात्मक दिशा देनी है। हमारे शरीर में ही स्वास्थ्य है, हमारे शरीर में ही रोग है। इसके साथ एक बात ध्यान रखें, देर रात तक आप मत जगिए। क्या हो रहा है आजकल के अधिकतर बच्चे क्या हो रहे हैं, देर रात तक जगते हैं, और जगने से क्या होता है, वो सुबह देर से उठते हैं, और देर रात जगने से हमारा खून बिगड़ता है। तो देर सुबह सोने से हमें कफ की शिकायत होती है। तो एक बात ध्यान रख के चले, रात को 10 बजे सो जाए और सुबह सूर्योदय के पूर्व उठ जाए, ताकि आप पर्याप्त विश्राम कर सकें, पर्याप्त व्यायाम कर सकें। यदि कोई प्रश्न हो आपका आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी मैडम, और कोई प्रश्न तो आप बोले बच्चों को बताने के लिए। धन्यवाद सर। जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही मैडम। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें हमारी जीवन पद्धति, हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो जिससे कि हम स्वस्थ रहें, हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े, इसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे ऑडियंस को दी। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ, अगर हमारी ऑडियंस की तरफ से कोई क्वेश्चंस हो तो वो चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि हम क्वेश्चंस पूछ सकें। कोई क्वेश्चंस, चाहे वो साध्वी देवादिति से हो, चाहे डॉक्टर जगदीश जोशी जी से, चैट बॉक्स में डाल दें। कोई प्रश्न? नहीं।
मुझे लगता है कि सबने बहुत ही अच्छी तरह से आपकी बातें समझी हैं और इसीलिए कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। और अब मैं ये जो माइक है ये हैंड ओवर करूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूएसए से मिस्टर एनके श्रीवास्तव, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही इस कोविड में कैसे हम लोग मेंटली और इमोशनली हेल्दी रहें इस विषय पर हमारी छात्राओं को जानकारी दी थी और एक क्विज भी कराया था जिसे सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। और इसके साथ साथ अब इस बार भी है वही हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि वही इस क्विज को होस्ट कराएं। तो मिस्टर एनके श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। इससे पूर्व एक क्वेश्चन आ रहा है सोमा दास का। डॉक्टर साहब आप बताएं, हाउ ऑफन शुड बी फास्ट, हमको कितना फास्ट करना चाहिए? देखिए मैडम, ये आपकी शरीर की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यदि आपका वेट ज्यादा है तो आप वीक में 1 या 2 बार कर सकते हैं, और यदि आप दुबले पतले हैं तो आप सप्ताह में 1 दिन फास्ट कर सकते हैं। ये आपके शरीर की प्रकृति और आपकी भूख पर डिपेंड करता है। यदि आपको लग रहा है कि अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप लंबे समय भी फास्ट कर सकते हैं ताकि शरीर का शुद्धिकरण हो जाए। एक और प्रश्न आया है, व्हाट इज द नेचुरल क्योर फॉर कंटिन्यूअस कोल्ड, लगातार जुकाम के लिए क्या प्राकृतिक इलाज है? बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने मैडम। रेगुलर कोल्ड का सबसे बड़ा कारण है कि अत्यधिक पानी का पीना। इसके बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारा कोल्ड होता है, हमारा जो चेस्ट होता है, ये प्राणवायु को प्रतिनिधित्व करता है, और प्राणवायु का तत्व होता है जल और वायु, है ना। तो ये आप अत्यधिक पानी पिएंगे तो आपको कफ और कोल्ड होगा। जिन कफ कोल्ड के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो उन लोगों को पानी को लिमिटेड मात्रा में, मतलब 8 से लेके 9 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीना है। दूसरी बात ये कि जो सूर्य तापित जल होता है, कांच की बोतल को धूप में 90% भर के रख दें, और जब वो दिन भर में चार्ज हो जाएगी तो उस पानी को भोजन के बाद पिए, ताकि उनको कफ कोल्ड नहीं होगा। इसके साथ ही वो रेगुलर आंवला पानी का सेवन करते हैं, रेगुलर प्राणायाम करते हैं, तो निश्चित तौर पे कफ कोल्ड के शिकार नहीं होंगे। इसके साथ ही मैंने एक बात बताई थी कि वो हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी प्लस हल्दी और मिल्क प्रोडक्ट को उनको अवॉइड करना है, तो निश्चित तौर पर वे हमेशा कफ कोल्ड से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही गुड़ अदरक नींबू का काढ़ा पी सकते हैं। तो जो गुड़ अदरक नींबू का काढ़ा पीते हैं वो उनको कफ और कोल्ड से मुक्त रखता है। डॉक्टर साहब इसी पर एक और प्रश्न है हमारे साथ सामने, क्या गुड़ अदरक वाला काढ़ा हर सीजन में पिया जा सकता है? डॉक्टर सीमा शर्मा पूछ रही है। मैडम मेरा इसमें ये रिक्वेस्ट था कि यदि आपकी कफ कोल्ड की प्रकृति है तो आप 12 महीने पी सकते हैं, पर यदि आपकी कफ कोल्ड की प्रकृति नहीं है तो आप कम अदरक डाल के इसको रेगुलर सेवन करें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मैडम सारा डिपेंड करता है आपकी प्रकृति पर है। लोग इसका सेवन करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें कुछ समस्या हो जाए, पर कम मात्रा में लिया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी खुद बता देती है कि आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है। यदि वो लेने के बाद आपको गर्मी ज्यादा लगती है, अनईजी लगता है, पित्त बढ़ जाता है, तो यू कैन स्टॉप इट। पर यदि आप कफ कोल्ड के हैं तो आप रेगुलर ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्या होता है इसमें, जो गुड़ होता है ना मैडम, वो आपको कैल्शियम देता है और आयरन देता है, और जो अदरक होती है वो एपेटाइजर का काम करती है, और विटामिन सी जो है शरीर की सफाई करता है, तो इससे निश्चित तौर पर फायदा होता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इनवाइट कर रही हूँ मिस्टर एनके श्रीवास्तव सर, आप अपना क्विज शुरू करें जिसकी हमारे स्टूडेंट्स बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओके हम लोगों की शाम हो गई है, आपको लेकिन गुड मॉर्निंग। या जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे अभी 8:47 हुए हैं सुबह के। सो मैं प्राणायाम वगैरह कर चुका हूँ। ओके आपने अपने पिछले जो आपका टॉक था उसमें प्राणायाम और योग पर आपने भी बहुत बल दिया था। मेरी आवाज नहीं आ रही? हम पे तो, हमारे पास तो आ रही है सर, आपके पास नहीं पहुंच रही क्या? यहाँ तो आ रही है आवाज। प्लीज कंटिन्यू। ओके सो अभी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी
अब थोड़ा एंजॉय करते हैं. Let us have a quiz and let us have fun. So मेरे को स्क्रीन शेयर करना है. Screen, okay, I see it below. Yes, yes, I see it below. Okay, I see it below. आज दोनों के सेशन में शानदार होते हैं. आज दोनों के सेशन हो गए. पूरा विजुअल से बता तो Okay. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही. भाषण दे रहा ये मेरे को स्क्रीन शेयर अलाउ करें. हेलो, मेरे को स्क्रीन शेयर अलाउ करें. हेलो, सर आप एक्सेप्ट करिए, मैंने भेज दिया यहाँ से. अच्छा, ओके. सर रिएक्ट आता है. आपको ऑर्गेनाइजर बना दिया है. आप अभी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है. मेरा स्क्रीन शेयर का बटन ग्रेड है. मेरे को स्क्रीन शेयर नहीं मिल रहा है. हो गई. Ma'am, please make him presenter instead of organizer. Once he become the presenter, he will be able to share the screen. Yeah, we have made him presenter.
अभी हमने आपको प्रेजेंटर बनाया है। अच्छा, देखता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और चला जाता है, हम्म, आता है और चला जाता है स्क्रीन शेयर का ऑप्शन। फिर एक बार और ट्राई करते हैं। लास्ट टाइम दोबारा तो कोई इश्यू नहीं हुआ था। एक बार प्रेजेंटर बनाए फिर से। नहीं है बनाओ। प्रेजेंटर। नहीं, लास्ट टाइम तो ये बहुत आराम से हो गया था। हाँ, ये दूसरा सिस्टम यूज कर रहे हो इस समय क्या? हाँ। मेरा वो बटन जो है वो ग्रेड है, मैं उसको क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो ऑफलाइन बता रहा है। अभी कुछ तकनीकी बाध्यताओं के कारण हमारे क्विज के होस्ट जो है वो हमसे अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो उधर से प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी इसको बियर करें हमारे साथ। जल्दी ही वो हमसे जुड़ने वाले हैं।
फिर से रीसेट Hello? हो गया। हाँ, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है इसमें। एक बार लास्ट टाइम और ट्राई करते हैं, एक बार और अलाउ करो, और नहीं होता है तो फिर देन आई थिंक वी हैव टू डू इट लेटर। ठीक, आवाज आ रही है स्क्रीन शेयर। वो कह रहे हैं कि एक बार और ट्राई कर लो। फिर से ऑफलाइन। हेलो, मैं इसमें वर्क नहीं कर रहा, वो मेरा स्क्रीन शेयर नहीं करने दे रहा। इसमें कुछ सेटिंग है जो कि ठीक नहीं है, मेरे को स्क्रीन शेयरिंग नहीं करने दे रहा। लास्ट टाइम पे उसने एकदम आसानी से कर दिया था, इस टाइम मेरे को स्क्रीन शेयर नहीं करने दे रहा। एक बार ये और कर रहे हैं हम लोग, इसको आप देखिए। ओके, अभी आ रहा है शायद। ओके, लेट मी सी। हाँ, अभी हो गया। हाँ, अभी हो गया लगता है। यस, अरे वाह अरे वाह वेरी गुड, फाइनली ओके, सो लेट्स गो हेड। सो हम लोग ये क्विज खेलेंगे, हम लोग ये क्विज करेंगे। सो आप लोग menti.com पे जाएं, कर लो, स्पीड देख लो। हाँ menti.com, और वहां जाकर के ये कोड एंटर करें। 126426। हाँ, menti.com पे जाकर के ये कोड एंटर करें। हाँ, कुछ लोग आना शुरू हुए। थोड़ा सा 2-4 मिनट दे दीजिए अभी जुड़ने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्योंकि लोग कुछ डेस्परेट होकर छोड़ने लगे थे। हाँ 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 हाँ, वो यस यस यस। वेरी गुड। हाँ, अभी आना शुरू हो गए। 126426। हाँ, हाँ, एक बार सब लोग आ जाए तो मैं पूरा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, 7 लोग आ चुके हैं। वेरी गुड, हाँ अब लोग आना शुरू हो रहे हैं। वेरी गुड। जब शुरू करना हो तो बताएं। अभी करीब 11 लोग हो चुके हैं। 12 13। वेरी गुड। और बाकी जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो लोग देख तो सकते ही हैं। अभी 40 लोग हैं मीटिंग में। और जो लोग क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए प्राइस भी है। फर्स्ट टॉप रैंकर्स को प्राइज है। तो क्विज जो चलेगा उसमें हर क्वेश्चन का आंसर सही करने पर
पॉइंट्स मिलेंगे। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, the quiz is going to start and even anyone from the audience. Yes. And every question there will Teachers be. and other presenter and other people from the audience, anyone can join. We have cash prizes for the top 3 winners. We have cash prizes for top 3 winners. So I think we should start in the next 2 minutes. अच्छा, we तो ये will- चैट, हाँ, तो चैट बॉक्स में ये लिख दें कि उनको क्या करना है, उनको स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना होगा। तो अगर आप चैट बॉक्स में लिख दें कि Okay. वो मैं जो, हाँ, ओके, अभी आ रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं, तो और मैं इनकी, 1 मिनट और। सो चैट बॉक्स में लिख दें कि क्या प्राइसेस हैं, उनको कैसे प्राइस मिलेंगे। कहाँ करती है कभी कभी मन करती जाओ। ओके, सो अब मैं क्विज शुरू कर रहा हूं। आप सब लोग जो जिन्होंने ऑप्ट इन किया है, और कोई बीच में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो लूज कर जाएंगे पॉइंट्स। लेकिन मैं शुरू करता हूं, लेट्स स्टार्ट। सो आएगा। क्या हुआ सनसेट कोई लेट ही होगा ये रोशनी है दिल्ली में 7:45 तक ऐसा बस 1 मिनट ओके, तो क्विज स्टार्ट हो चुका है। इसका पहला क्वेश्चन है, कर दीजिए आप। ऑडियंस में सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें। 10 लोगों ने सही जवाब दिया। और देखते हैं सबसे फास्ट और सबसे ज्यादा स्कोर किसका आता है। आस्था पहले नंबर पे है। अब दूसरा सवाल आने वाला है, सेकंड क्वेश्चन। इसको आंसर बताओ। Who is the author of Patanjali Yoga? चलो ये मालूम है सर। करेक्ट आंसर महर्षि पतंजलि। 13 लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन देखते हैं फास्ट किसने जवाब दिया। भूमि आगे निकल गई है। अगला सवाल, कितने पोस्चर हैं सूर्य नमस्कार में? कोई सब अपना माइक्रोफोन बंद कर दें, किसी ने अभी कुछ बोला है। ओके, 14 लोगों के सही जवाब। अब इस क्वेश्चन के बाद स्कोर्स क्या है देखते हैं। आस्था फिर पहले पोजीशन पे पहुंच गई है।
1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है? 73 बार। आप बोलेंगे नहीं, आप अपना जवाब दे दीजिए। हो सकता है आपका जवाब गलत है जो आप बोल रहे हैं। सब लोग अपने माइक म्यूट रखें। अब इस क्वेश्चन के बाद आस्था फिर से लीड कर रही हैं। सेकंड नंबर पे शेफाली, थर्ड नंबर पे थॉमस। 3 टॉप लोगों को प्राइसेस मिलेंगे। प्रीति जी बता दीजिए प्राइसेस क्या क्या हैं। कौन से प्राणायाम से स्ट्रेस रिलीव होता है? 1000 सारों से होता है। बहुत सारे लोग गलत कर गए। आओ, सिर्फ 2 लोग सही करे। आस्था, शेफाली, थॉमस अभी भी लीड कर रहे हैं। कौन सा योगा पोस्चर डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल है? सही आंसर मंडूकासन। कुछ चेंज आएंगे अब इसके बाद लगता है। दीदी आ गई है थर्ड पोजीशन पे। कितने लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में? आप ही सुना आपने आज। वेरी गुड। अधिकतर लोगों ने ठीक जवाब दिया। ओके, 1 या 2 क्वेश्चन और बचे हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्राणायाम? इसमें से कौन सा है जो प्राणायाम नहीं है? अधिकतर लोगों ने ठीक जवाब दिया। अब शेफाली फर्स्ट हो गई है। विधि 2, अगला सवाल। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम? कब प्राणायाम करना चाहिए? हाँ, तो सभी लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छे है। अब देखें फास्ट किसने दिया था। ओके, थोड़ा अदला बदली हो गई है ऊपर। मोस्ट लाइकली ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा शायद। अरे वाह। थोड़ा डिफिकल्ट था।
अच्छा, आस्था विनर है और शेफाली नंबर 2 पोजीशन पे, विधि नंबर 3 पोजीशन पे। सो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर के प्रीति जौहरी जी को ईमेल कर देना है और उनका अपना प्राइस जो है आप उनसे पिक कर सकते हैं। प्रीति जी, आप बता दें क्या प्राइसेस हैं। हेलो, क्विज इज ओवर। इसमें हमने विनर, हाँ, क्विज इज ओवर एंड थैंक यू मिस्टर श्रीवास्तव एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सब लोगों ने ही बहुत अच्छी तरह से, बहुत तेजी से कोशिश की आगे आने की, बार बार सफल भी हुए और फाइनली द रिजल्ट इज दैट आस्था स्टूड फर्स्ट, आई थिंक सेकंड शेफाली भार्गव। स्क्रीनशॉट आप लोग अपना अपना भेजिए और इसमें फर्स्ट प्राइज है, कैश प्राइजेस हम लोगों ने रखे थे ₹1000 फर्स्ट प्राइज, ₹600 सेकंड प्राइज एंड ₹400 थर्ड प्राइज। तो आप लोग जो भी विनर्स हैं अपने स्क्रीनशॉट्स भेजिए। मैं चैट बॉक्स में ईमेल आईडी दे रही हूँ। इस ईमेल आईडी rcamtr@gmail.com, ये हम लोगों ने अभी इसमें चैट बॉक्स में हम डाल रहे हैं। इस ईमेल आईडी पर आप लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट भेजिए और उसके बाद आप किसी भी समय आकर कॉलेज में अपना आईडी प्रूफ दिखाकर ये कैश प्राइज कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन और मैं आज के हमारे जितने भी वक्तागण थे, साध्वी देवादिति जी जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें योग किस तरह से हमें लाइफ में हेल्प करता है, बच्चों को कैसे सही रास्ता दिखाता है, सही राह पे ला सकता है, हम लोग देश के लिए, समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसके बारे में बताया। और डॉक्टर जगदीश जोशी जी जिन्होंने हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया। आप सभी का आरसीए कॉलेज की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही मिस्टर एनके श्रीवास्तव जिन्होंने कुछ ये हमारे लिए पेन्स लेकर ये क्विज तैयार किया और ये क्विज कराने के लिए अपना समय निकाला, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सीमा शर्मा को शांति पाठ के लिए, जिसके साथ हम इस सत्र का समापन करेंगे। डॉक्टर सीमा शर्मा। मैम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हम सभी शांति पाठ करेंगे। सभी आईज बंद कर लेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। ओम द्यो शांति ही अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वत्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को। थैंक यू एवरीवन।